हेलो फ्रेंड्स, A1 ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू। आज मैं फिर से बिहार स्पेशल का भाग 3 निकाल दोस्तों। इसमें हम लोग बिहार स्पेशल से प्रश्न देखेंगे दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। दोस्तों आज का पहला सवाल है मौर्योत्तर बिहार से। पहला सवाल है कि मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ था। शुंग वंश का शासनकाल जो दोस्तों 185 ईस्वी से 75 ईस्वी पूर्व तक रहा था। दूसरा सवाल है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र जो थे शुंग वंश के संस्थापक थे। पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल जो है दोस्तों 185 ईस्वी पूर्व से 149 ईस्वी पूर्व तक रहा। अगला सवाल है कि किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्रा में स्थित कुकुट राम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़न और आक्रामक व्यवहार किया था। अगला सवाल है दोस्तों कि पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुंग वंश के शासन के समय हुआ था। अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र पर ड्रेमियस का आक्रमण कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 185 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला सवाल है कि मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र ने किया था। अगला सवाल है कि शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कानव वंश का स्थापित हुआ था। कानव वंश जो थे दोस्तों 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक रहा था। अगला सवाल है कि कानव वंश के संस्थापक कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वासुदेव थे। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि की हत्या कर उसके सचिव वासुदेव ने मगध के कानव वंश की नींव डाली थी। अगला सवाल है कि कानव वंश की सत्ता समाप्ति की। इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र सातवाहनों ने समाप्त की थी। अगला सवाल है कि कानव वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्र वंश ने कुछ समय के लिए शासन किया था। अगला सवाल है शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोधगया से। अगला सवाल है कनिष्क ने पाटलिपुत्र को किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्वघोष को। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हरजाने के रूप में वह यहाँ से अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा अद्भुत मुर्गा ले गया था। अगला सवाल है कि मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य और शुंग और कन्नव। अगला सवाल है कि शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला सवाल है कन्नव वंश की राजधानी कहाँ थी। तो कन्नव वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। अगला सवाल है कि कलिंग का शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में किया था। अगला सवाल है कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग एवं मगध से। उपहारों में जिनकी प्रतिमा तथा पदचिन्ह शामिल था। अगला सवाल है कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिच्छवियों का शासन रहा था। अगला सवाल है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासन में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के शासन में हुआ था। अगला सवाल है कि सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। अगला सवाल है दोस्तों गुप्तकालीन बिहार से।
पहला सवाल है कि चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 320 ईस्वी। अगला सवाल है कि किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने गुप्त वंश का भी प्रचलन किया था। अगला सवाल है किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्री कहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। अगला सवाल है कि बिहार के गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला सवाल है कि गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला सवाल है कि किस शासक ने श्रीलंका के राज मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त से। अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला सवाल है कि बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई, तो गुप्त काल में बोध गया के महाबोधि मंदिर का स्थापना हुई थी। अगला सवाल है कि चीनी यात्री फहियान कितने वर्ष तक पाटलिपुत्रा में रहा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 वर्षों तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फहियान भारत भ्रमण पर आया था। इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियां प्राप्त करना था। अगला सवाल है कि आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र से। अगला सवाल है कि गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति यहाँ पर नर्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहाबाद से प्राप्त हुई है। अगला सवाल है कि बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई, तो सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। अगला सवाल है कि राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र है, यह किस काल के है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह गुप्त काल के हैं। अगला सवाल है कि राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में। अगला सवाल है कि तिरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। अगला सवाल है कि बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा। अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगला सवाल है कि नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फहियान किसके शासन के दौरान भारत आया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे। अगला सवाल है कि किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत में सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे, धनपतियों में ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी, तो यह फहियान ने इसका वर्णन किया था। अगला सवाल है कि गुप्त संवत का आरंभ हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 320 ईस्वी से आरंभ हुआ था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला सवाल है कि सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त शासक ने की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य शासक ने मालवा क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। अगला सवाल है कि प्रयाग प्रस्ती का रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिसेन है। अगला सवाल है कि किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। अगला सवाल है कि
प्रयाग प्रस्ती में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त की चर्चा है। अगला सवाल है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, हुनों के आक्रमण के द्वारा, प्रशासन का समांती स्वरूप और कमजोर शासक के कारण। अगला सवाल है कि मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरसिंह गुप्त के शासक के समय हुआ था। अगला सवाल है कि गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें अगला सवाल है कि गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें योगदान करने वाले विद्वान थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारामिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त थे। अगला सवाल है दोस्तों मगध का परिवर्तित गुप्त शासक से। इसका पहला सवाल है दोस्तों कि मगध के परिवर्तित गुप्त शासक का संस्थापक, गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णगुप्त थे। कृष्णगुप्त का शासन काल जो दोस्तों 510 से 525 ईस्वी तक रहा था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मखौरी शासक को पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त तृतीय ने। अगला सवाल है कि मखौरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर गुप्त को परास्त करके। अगला सवाल है कि हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माधव गुप्त को। अगला सवाल है कि हर्षवर्धन ने मृतोपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया गया था। तो आदित्य सेन ने। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। अगला सवाल है कि मगध ने किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदित्य सेन ने। अगला सवाल है कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवित गुप्त द्वितीय। कनौज के शासक ने जीवित गुप्त द्वितीय की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया था। अगला सवाल है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णगुप्त को। यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था। अगला सवाल है कि मगध के परिवर्तित गुप्त शासक और उसके उपाधियों से सुमिलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हर्षगुप्त जो है दोस्तों, हर्षगुप्त को वीर योद्धा कहा जाता था, कुमारगुप्त को महाधीराज कहा जाता था, और जीवित गुप्त को राजाओं का सिरमौर कहा जाता था, और आदित्य सेन को परम भट्टारक महाधीराज कहा जाता था। अगला सवाल है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवित गुप्त को। अगला सवाल है कि हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदित्य सेन था। अगला सवाल है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासन काल में चीनी राजदूत वांग हुएन से भारत की यात्रा की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदित्य सेन के शासनकाल में। अगला सवाल है कि मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कृष्णगुप्त पहले, उसके बाद हर्षगुप्त, उसके बाद जीवित गुप्त, उसके बाद कुमारगुप्त, उसके बाद दामोदर गुप्त, उसके बाद हासन गुप्त, उसके बाद देवगुप्त, उसके बाद माधव गुप्त, उसके बाद अंतिम शासक आदित्य सेन थे। अगला चैप्टर है गुप्तोत्तर युग और बिहार से दोस्तों। तो इसका पहला सवाल है कि चीनी यात्री इति सियांग बिहार का भ्रमण किया था।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 673 ईस्वी में भ्रमण किया था। इति सियांग ने लगभग 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। दोस्तों यह सवाल जो 40वीं बीपीएससी में पूछी गई थी। अगला सवाल है कि हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। अगला सवाल है कि चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो यह सवाल दोस्तों 46वीं बीपीएससी में पूछा गया है। हेन सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में दोस्तों 635 से 640 ईस्वी यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। अगला सवाल है कि हेन सांग ने पाटलिपुत्रा की यात्रा किस वर्ष की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 635 ईस्वी में की थी। अगला सवाल है दोस्तों कि बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शशांक जो था बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। शशांक बंगाल का शासक था जो क्रूर एवं अधर्मी था। अगला सवाल है दोस्तों पालकानिक बिहार से पालकानिन बिहार से सवाल है दोस्तों। इसका पहला सवाल है कि आदोंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिहार में अवस्थित था। यह 60वीं और 62वीं बीपीएससी में पूछा गया दोस्तों। अगला सवाल है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल थे। गोपाल का शासनकाल जो दोस्तों 750 से 770 ईस्वी तक रहा था। अगला सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल था। धर्मपाल का शासनकाल 670 से 810 ईस्वी तक रहा था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाल वंश ने किया था। अगला सवाल है कि आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर में स्थित था। अगला सवाल है दोस्तों कि नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो हर्ष, धर्मपाल और देवपाल था। अगला सवाल है दोस्तों कि मुंगेर जो बिहार जिला में स्थित है, मुंगेर की अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? तो देवपाल जो थे दोस्तों बिहार के मुंगेर जिला को अपना राजधानी बनाया था। अगला सवाल है कि पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महायान द्वारा। अगला सवाल है कि किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवपाल ने। इसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान के रूप में दिया था। अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल ने। अगला सवाल है किस शासक ने ओदंतपुरी बिहार शरीफ जो वर्तमान में है में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? तो गोपाल ने करवाया था। अगला सवाल है किस काल में कांस्य की मूर्तियों का निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाल युग में हुआ था। अगला सवाल है कि बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धीमन एवं बिठपाल की। अगला सवाल है कि पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार भीमन एवं विठल पाल कहाँ के निवासी थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा के थे। यह धीमन का पुत्र विठल था। अगला सवाल है कि पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढाली है, इसका साक्ष्य मिलता है? तो नालंदा एवं कुरकिहार गया से प्राप्त होती है। अगला सवाल है कि पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठल पाल समकालीन थे? तो धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। अगला सवाल है कि चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्रिक प्रज्ञा परिमित और सरपंच पंचरच
किस युग के हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाल युग के हैं। अगला सवाल है कि पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है कि पाल शासक अपना आदेश पर प्रसारित करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र से प्रसारित करते थे। अगला सवाल है कि पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मगध को। संभवतः अंग पुंडवर्धन भुक्ति थे। अगला सवाल है कि देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहा विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? तो नालंदा में विदेशी यात्रियों के लिए, विदेशी छात्राओं के लिए आवास का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है दोस्तों मिथिला के कर्नाट शासक से। मिथिला तथा तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097-98 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामपाल के शासनकाल में हुआ था। अगला सवाल है कि मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य के संस्थापक था? तो नन्यदेव इसका संस्थापक था। अगला सवाल है कि मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ था। अगला सवाल है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिसिंह जो थे अंतिम शासक था। अगला सवाल है कि कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1378 ईस्वी में कर्नाट वंश का अंत हो गया था। अगला सवाल है कि बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाट वंश के समय में हुआ था। अगला सवाल है कि तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1234 ईस्वी में तिरहुत आया था। अगला सवाल है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरसिम्हदेव का शासन था। अगला सवाल है कि तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री है? तो ए और बी दोनों इसका हो जाएगा लामा तारानाथ और धर्मा स्वामीन है। अगला सवाल है कि तुर्गिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामासिंह देव थे। अगला सवाल है कि कर्नाट शासक में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिसिंह देव था। अगला सवाल है कि पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासन काल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिसिंह देव के शासनकाल में विकसित हुआ था। धन्यवाद दोस्तों। हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हम लोग फिर से मिले बिहार स्पेशल के भाग 4 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।